हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। तो एलन मस्क के जबरन अधिग्रहण से बचने के लिए ट्विटर ने पॉइजन पिल का कदम उठाया है। तो बिजनेस की दुनिया में क्या होती है ये जहरीली दवा या फिर कहें पॉइजन पिल, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। किस राज्य सरकार ने पब्लिक को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू की है और कई शर्तें भी हैं उसमें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है और देश में 4 जगहों पे इतनी ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए घोषित हुआ है। कौन कौन है उस पर बात होगी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वो इंडिया आने वाले हैं और गुजरात का दौरा करने वाले हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसके तहत जो सरकार ने टारगेट रखा हुआ था उससे ज़्यादा सरकार ने अचीव कर लिया है। कंपनियों को बेचा है, ज़मीनों को बेचा है और लीज पर दिया है। कई सारे अवार्ड्स हैं, उस पर भी बात होगी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी भारत को मिल रही है और भी कई क्वेश्चन हैं, उस सब पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और टोटल करंट अफेयर्स का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डेली का जो PDF होता है फ्री होता है। तो शुरू करते हो। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की? आंसर होगा पंजाब। पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो उन्होंने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था और अब निभाया जा रहा। तो इसमें क्या क्या बातें हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा पंजाब यहाँ पर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ओके, तो इसमें यही है कि 1 जुलाई 2022 से, यानी इसी साल 1 जुलाई से राज्य के जो घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा खर्च करने पर टोटल बिल देना पड़ेगा। ओके, और पहले से SC, BC और BPL को और स्वतंत्रता सेनानियों को के परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी, तो उनको अब 300 यूनिट दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि वो अगर 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनको 600 से ज़्यादा का ही बिल देना पड़ेगा। ठीक है, 645 यूनिट किया तो 45 यूनिट का बिल देना पड़ेगा और बाकियों को पूरा बिल देना पड़ेगा अगर वो 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। तो खेती में जो बिजली है उसके लिए फ्री है और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त नहीं दी जाएगी, उस पर बात हुई है। ओके, तो पंजाब की नई बिजली योजना है और इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन 84% जो बिजली को उपभोक्ता हैं उनको भुगतान नहीं करना पड़ेगा और इससे सरकार पर कर्ज का बोझ भी आएगा, आर्थिक दबाव भी आएगा। पंजाब का पर करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज है और अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से करीब करीब 5000 करोड़ का हर साल का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इससे फ़ायदा भी है, क्योंकि 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च होने पर पूरा बिल वसूलने की योजना है सामान्य जो उपभोक्ता हैं घरेलू बिजली के, तो उनको तो ऐसे में ये भी दबाव होगा कि वो 2 महीने में 600 यूनिट से ज़्यादा बिजली ना खर्च करें। ओके, तो उम्मीद है कि बिजली कम का लोड थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि इसका तोड़ निकालने के लिए लोग एक ही घर में ज़्यादा मीटर भी लगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण इसी महीने किया है? आंसर होगा गुजरात। हनुमान जयंती के दिन पर 16 अप्रैल को गुजरात के मोरबी जगह में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, इस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये प्रतिमा हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत है और देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित किए जा रहे हैं। 4 मूर्तियां हैं और उनमें से ये दूसरी मूर्ति ये है। ओके, और इसे मोरबी में जो केशवानंद जी का आश्रम है, बापू केशवानंद, तो उन्हीं के आश्रम में यह स्थापित किया गया है। और इस श्रृंखला में जो पहली प्रतिमा है वो उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। ठीक है, दक्षिण में रामेश्वरम में ये इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। मतलब देश भर में 4 प्रतिमा अलग अलग जगह लगाई जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सोशल मीडिया कंपनी ने एलन मस्क के जबरन अधिग्रहण से खुद को बचाने के लिए पॉइजन पिल का कदम उठाया है?
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा है इस न्यूज़ की। इसका आंसर होगा ट्विटर। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, ट्विटर एडॉप्ट्स पॉइजन पिल टू फाइट एलन मस्क टेक ओवर। एलन मस्क जबरन आ गए हैं कि वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया और कहा है कि अगर सीधे तौर पर जिनके पास भी इसके शेयर हैं वो अगर मुझे नहीं दे देते हैं तो हमारे पास प्लान बी भी है। ट्विटर का उन्होंने 9% के आसपास का हिस्सा अभी हाल ही में उन्होंने खरीदने की बात बताई थी। मतलब खरीदा तो मार्च में था, लेकिन अप्रैल में इसका खुलासा हुआ। और जब ये सब बातें हुई तो उसके बाद इस तरह का एक फ़ोटोग्राफ उन्होंने ट्विटर पे डाला, ट्वीट किया, कहा कि अगली बोर्ड मीटिंग इस तरह से होगी, और वो धुआं उड़ाते हुए इस तरह का फ़ोटोग्राफ था। मतलब उनको लेकर ये माना जा रहा है कि अब ट्विटर पर वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क और ट्विटर को ख़रीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कंपनी ने, यानी बोर्ड के मेंबर्स ने कंपनी को बचाने के लिए, यानी इनके जबरन अधिग्रहण से बचाने के लिए पॉइजन पिल का इस्तेमाल किया। तो क्या होता है ये पॉइजन पिल, इस बारे में बताते हैं। इसके तहत ये होता है कि कंपनी एक शेयर होल्डर राइट्स प्लान बनाती है, मतलब शेयर होल्डर राइट्स प्लान, और इसके जरिए बाज़ार में कंपनी के ढेर सारे शेयर जारी कर दिए जाते हैं। ओके, और इससे क्या होता है, शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कंपनी का अधिग्रहण करना बहुत महंगा हो जाता है और कंपनी खुद को बचाने में सफल हो जाती है। ओके, बिजनेस की दुनिया में पॉइजन पिल एक इमरजेंसी उपाय है और इसका इस्तेमाल कंपनियां सालों से खुद को अनचाहे व्यक्ति के हाथों में जाने से बचने के लिए करती है। पॉइजन पिल के प्लान को कई तरीके से बनाया जाता है और उसमें से ये एक है, और सभी का मकसद यही होता है कि जबरन कोई व्यक्ति आकर, अमीर व्यक्ति आके किसी कंपनी को कब्जा न कर ले। तो होता क्या है कि जैसे एक शेयर है तो उसके ही कई शेयर बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी कीमत शेयर की तो बराबर रहती है, लेकिन संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो भी कोई कंपनी है उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में उस व्यक्ति के लिए उस कंपनी को खरीद पाना संभव नहीं रह जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि पॉइजन पिल की बात आप समझ चुके होंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अमेरिका में 1980 के दशक में ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था ये सिस्टम, ये पॉइजन पिल। ओके, पॉइजन पिल नाम इसलिए भी है, हिंदी में कहेंगे जहरीली दवा, कि खुद को जहर देकर एक तरह से और इस अपनी कंपनी को बचा लेना, ये हुई ये बात। 1980 के दशक में अमेरिका में ऐसा हुआ कि बहुत सारी पब्लिक कंपनियां थीं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो बाज़ार से उसके शेयर खरीद कर जबरन अधिग्रहण की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौरान कंपनियों ने खुद को बचाने के लिए ये तरीका अपनाया था। ओके, दरअसल हुआ ये है कि टेस्ला के जो CEO हैं एलन मस्क, उन्होंने $43 बिलियन की कीमत ये तय कर दी है और कहा कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, इतनी रकम हम दे सकते हैं तमाम जो शेयर होल्डर हैं उनको। और ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो गए हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं एलन मस्क? ट्विटर को खरीदने के कई सारे कारण हैं। एलन मस्क कहते हैं कि ट्विटर एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म के रूप में सही से काम नहीं कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और अभी जो वहाँ पर प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो इसको ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में बनाएंगे और बहुत अच्छा कर देंगे। ओके, हालांकि कहीं ना कहीं जबरन जो कब्जा करने की कोशिश है उसी को देखा जा रहा है, क्योंकि ट्विटर जो है वो दुनिया में लोगों की आवाज़ बन के उभरा है, और उस पर अगर किसी एक व्यक्ति का कब्जा हो जाता है तो व्यक्ति वैसे ही सबसे अमीर है, वैसे ही बहुत पावरफुल है, और इसका ट्विटर अगर उसके हाथ में आ जाता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ओके, और आपको बताऊं कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं अलवदीद बिन तलाल, तो उन्होंने वो भी ट्विटर के शेयर होल्डर हैं, और उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम इसको किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाने नहीं देंगे। ओके, एलन मस्क से ट्विटर को कई खतरे भी हैं। मस्क वो ट्वीट करते हैं, ऑनलाइन बुलिंग, ट्रोलिंग, इस सब को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसी आशंका है।
फ्री स्पीच को कहते हैं कि फ्री स्पीच किसी भी हद तक प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन फ्री स्पीच का एक दायरा होता है। फ्री स्पीच में कुछ नियम भी बने हुए हैं, तो उस दायरे तक आप किसी को गाली, फ्री स्पीच के नाम पर गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को आप धमका नहीं सकते फ्री स्पीच के नाम पर। लेकिन आशंका है कि एलन मस्क ऐसा कर सकते हैं, किसी भी हद तक फ्री स्पीच को कहते हैं कि वो होना चाहिए। ओके, तो और भी कई सारी बातें हैं। एलन मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टेस्ला जो कि कार बनाती है, बैटरी वाली कार, उसके वो फाउंडर और सीईओ हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स कंपनी है जो कि अभी स्पेस की दुनिया में बहुत आगे बढ़ रही है, उसके सीईओ हैं। इनके पास 20.8 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे, पॉइजन पिल क्या होता है और कैसे कोई कंपनी बचाती है अपने आप को, कोशिश करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है आए। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि पिछले साल और इस साल के टोटल करंट अफेयर्स PDF अब तक के अवेलेबल हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। 1 साल का मेंबरशिप होता है, 1 ईयर का, और इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक, हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, हर हाफ ईयरली, और पूरे साल के भी और पिछले साल के भी तमाम PDF मिल जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का, ताकि आप अपने आप को जांच सकें कि पिछले सप्ताह कैसा करंट अफेयर्स रहा है, आपका तैयारी कैसे रही। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी होता है जिसमें तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब के इसमें होते हैं, चाहे UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पर, तो आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? आंसर होगा इसका बाबर आजम। वो कौन है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी हाल ही में ये नाम की घोषणा की है, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मंथली जो अवार्ड है वो मंथली अवार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहे बाबर आजम फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए किस महिला क्रिकेटर को चुना है? महिला क्रिकेटर कैटेगरी में किन्हें चुना गया है? आंसर होगा राचेल हेंस। फोटोग्राफ ये रहा इनका। महिला क्रिकेट में ये खिताब इनको मिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत के किस राज्य का दौरा करेंगे इसी महीने? आंसर होगा गुजरात। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं, वो गुजरात जाएंगे और गौतम अडानी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे न्यूज़ चल रही है। ओके, कब आएंगे वो? तो 21-22 अप्रैल को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली भारत यात्रा है। ठीक है, 22 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय यानी बाईलेटरल टॉक भी होना है। बोरिस जॉनसन जो हैं वो 2021 में आने वाले थे, गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था, लेकिन चूँकि कोविड-19 का बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे उस दौरान, इसलिए उनको यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। ओके, और गुजरात में यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे जब यात्रा होगी उसके बाद। तो 23 अप्रैल को यानी 21-22 को ये यात्रा है, और 23 को पूरा फाइनल क्या क्या हुआ वो सब चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसके तहत कितने रुपए के एसेट का मोनेटाइजेशन किया यानी मुद्रीकरण किया? देखिए, सरकार ने टारगेट बनाया था 88,000 करोड़ का, लेकिन उससे ज़्यादा यानी इसका आंसर होगा 96,000 करोड़, इतना सरकार ने मोनेटाइज कर लिया है 2021-22 में। ठीक है, इसको यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसे सरकार ने शुरू किया था 2021 में, और ये तय किया था कि 88,000 करोड़ हम लेंगे, लेकिन ये 96,000 करोड़ यानी टारगेट से ज़्यादा ये मुद्रीकरण का काम किया गया है। ओके, इंडियन और ये इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर काफ़ी डिटेल में बताया है। कहाँ से कितना पैसा आया? कोल से 40,000 करोड़ आया है, रोड एंड हाईवे से 23,000 करोड़, मिनरल माइनिंग से 18,700 करोड़, और पावर से
9,500 करोड़ रुपए के आसपास ही आया है। ये पहले भी आते थे, कोल ब्लॉक्स की नीलामी हुई या रोड्स हाईवे को प्राइवेट हाथों में देना हुआ, मिनरल्स माइनिंग के ठेके दिए गए, पावर के भी वो दिए, पहले भी होते थे, लेकिन इसको अब एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कर दिया गया तो उसके तहत ये सब आ गया। ठीक है, सरकार की कोशिश ये है कि जो सरकारी संपत्ति है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उन्हें मिल पाए। ठीक है, और यहाँ सवाल होगा कि 2022-23 यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें सरकार ने मोनेटाइजेशन का टारगेट कितना रुपया रखा है, तो 1.67 लाख करोड़ रुपए, 1.67 लाख करोड़ रुपए। ओके, तो ये टारगेट रखा गया है 2022-23 का, ये ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? आंसर होगा प्रभात पटनायक। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड ये हो गया है, और फोटोग्राफ ये रहा इनका, और ये जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पढ़ा चुके हैं, केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और अवार्ड जो है हर साल मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। 2 लाख रुपए कैश मिलते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को समथुवा नाल यानी समानता दिवस घोषित किया है? आंसर होगा 14 अप्रैल। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तो उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा की, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, तो उसी दिन को समानता दिवस या फिर कहें समथुवा नाल ये दिवस घोषित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन राज्यों के जिलों में से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा उसके प्रभाव को कम किया गया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, असम, नागालैंड और मणिपुर, उन सब से कम किया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इन तीनों राज्यों के जिलों से आफ्स्पा उसको कम कर दिया गया है। और ये ट्वीट रहा अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनका, उन्होंने ही इसकी जानकारी दी है ट्वीट के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है 6 मंथ के लिए। तीनों राज्यों के जिलों में जो आफ्स्पा लगा हुआ था उसको कटौती कर दी गई, प्रभाव को कम किया गया। क्यों कम किया गया है? क्योंकि पिछले साल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट ने उग्रवादी समझकर ग्रामीण पर हमला कर दिया था, और उसमें कई भारतीय नागरिक वो मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर गुस्सा बहुत बढ़ गया, लोग प्रदर्शन पर उतर आए थे इस तरीके से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्ट्री ने दिसंबर में ही आफ्स्पा को कम करने या फिर उसके बारे में अध्ययन रिसर्च करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उसी के रिकमेंडेशन पर ये काम किया गया है, उसके प्रभाव को कम कर दिया गया है। ओके, तो असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से आफ्स्पा के प्रभाव से हटा दिया गया है। ओके, ऐसा ही मणिपुर में भी कुछ जिलों में ऐसा किया गया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में क्या प्रावधान है? उसमें यही प्रावधान होता है कि जो फोर्स है उसको बिना अदालत की अनुमति के कहीं भी छापेमारी करने, अगर फायरिंग हो रही है तो उसमें किसी व्यक्ति को गोली मारने, इन सब का अधिकार हो जाता है, गिरफ्तार करने का अधिकार हो जाता है, सर्च करने का अधिकार हो जाता है, ये सब अधिकार मिलता है। और अगर कोई मामला बिगड़ जाता है तो उसमें जो अधिकारी हैं या फोर्स है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का, यानी उससे छूट का प्रावधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोहाग बिहू या फिर कहें रोंगाली बिहू किस राज्य में अप्रैल 2022 में आयोजित हुआ? आंसर होगा असम। ओके, असम में ही आयोजित हुआ है, और ये हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है। बिहू बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है असम का। ओके, फसल की कटाई के शुरुआत का ये प्रतीक है, और इस साल बिहू का आयोजन 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। और असम का ये असमिया नव वर्ष भी कहा जाता है इसको। असम की बात हो रही है तो राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग निवारण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया? देखिए, ये अवार्ड 2021 है, लेकिन
प्रदान अभी किया गया है अप्रैल 2022 में? आंसर होगा भूषण कुमार, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो अवार्ड है वो संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021, और किसके लिए? तो कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में। तो आंसर होगा इसका सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ओके, और ये सम्मान 13 अप्रैल को दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, उसी में ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और ये इस सम्मान की स्थापना गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 उसकी मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर होगा भारत। इंडिया इस मतलब 2023 में इंडिया इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करवाता है? स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड ऑफ सेव द चिल्ड्रन इंडिया, उसके द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। इसमें 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेंगी। तो दोस्तों ये रहा न्यूज़। कैसा लगा करंट अफेयर्स? कई और क्वेश्चन है, उसको कल मैं वीडियो में शामिल कर दूंगा। कोशिश होगी कि आपको रेगुलर वीडियो मिले। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं कल के वीडियो में।